नमस्कार, जय हिंद। आप सभी के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अब जो एम लक्ष्मीकांत जी की बुक है भारत की राज्य व्यवस्था, उसको हम कराएंगे। बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कराएंगे जो आपको डायरेक्ट समझ में आए। आज से एम लक्ष्मीकांत जी की बुक स्टार्ट हो रही है। आप देख लीजिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आपके प्री में जो है पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। ठीक है, ये उनका आपके सामने मैं ब्यौरा दे रहा हूँ। देखिए, भाग 1 से मैं शुरू करूँगा। भाग 1 से यानी कि पहले ही चैप्टर से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। पहला चैप्टर है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। भाग 1 फिर 2 में हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कैसा हुआ। पहले हम पहला पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें हम कंपनी का शासन और ताज का शासन पढ़ेंगे। ठीक है, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए, ये सारे चैप्टर्स हैं। भाग 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले भाग 1 में आपका तैयार कराऊंगा। भाग 1 में हमें शुरुआत करनी है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। भाग 2, 3, 4, 5, भाग 1 में जो है 11 चैप्टर हैं। पहले हम भाग 1 को पढ़ लेते हैं। भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 अच्छे से समझेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भाग 1, ध्यान दीजिएगा। भाग 1 में जो पढ़ने की चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। भाग 1 में हम क्या पढ़ेंगे, भाग 1 में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कंपनी का शासन, यानी कि मैं आपको 1773 से 1858 तक पढ़ाऊँगा। 1858 तक क्यों पढ़ाऊँगा, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति, उसके बाद सम्राट का शासन या ताज का शासन आ गया था। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। पहले कंपनी का शासन इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँगा ताकि आपके याद हो जाए। ठीक है, ये नॉर्मली चीज़ें बताई गई हैं, नॉर्मली समझने की कोशिश करना। भारत में जो बताया गया है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई। सन 1600 की हम बात करते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे अंग्रेज। ध्यान रखना, कब आए थे, 1600 में। 1600 में आए तो थे, पर जैसा मैंने कहा 1773 से मैं आपको पढ़ाऊँगा 1857 तक। तो इनको जो इस्टेब्लिश होने में जो है बहुत टाइम लगा। 1773 तक जो है नॉर्मली ये व्यापार कर रहे थे। जैसे कि मैं बताऊं, 1600 में तो आ गए थे ब्रिटिश अंग्रेज व्यापार करने के लिए, पर 1600 में जब ये आए थे तो पुर्तगाल भी हमारे यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। पुर्तगाल के अलावा कुछ ग्रीक और यूनान, ग्रीक यूनान एक ही बात है, मान लीजिए। और भी जो है अरब, थोड़े बहुत अरब या फिर डच ले लीजिए, ये भी व्यापार कर रहे थे। तो ये कह सकते हो कि काफ़ी लोग यहाँ पर व्यापार कर रहे थे और अंग्रेज भी इनमें से एक थे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि व्यापार डायरेक्ट नहीं हो रहा था। शासन तो हमारे राजाओं का ही था उस टाइम पे, पर अंग्रेज जो है उनसे सिर्फ व्यापार करते थे उनकी अनुमति से। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भारत गुलाम, धीरे धीरे अपने अंडर में कर रहे थे। और 1773 तक ये प्रोसेस चलता रहा। फिर जो है अपने अंडर में इन्होंने किया पूरे भारत को। तो ये मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट हम पे कब्जा नहीं हुआ। पहले एक कंपनी खुली, फिर 2 कंपनी खुली, फिर वहाँ के राजाओं को कमज़ोर किया। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से उन्हें भारत में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त थे। कोई पूछने लगे भारत में व्यापार किस नियम से इन्होंने किया, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी उनके चार्टर से उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, यानी कि व्यापार, मसाला ले जाना, अरहर की दाल ले जाने तक सीमित थी। अब देखिए जंप किया है डायरेक्ट 1765 में। क्यों, क्योंकि बुक पॉलिटी की है, हिस्ट्री तो आपको पढ़ना नहीं है। तो 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। और 1858 में जब सिपाही विद्रोह हुआ तो ताज ने जो है कंपनी का शासन डायरेक्ट अपने हाथों में ले लिया। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ये तो हो गई पूरी बुक की एक नॉर्मली सी कहानी आपको। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कंपनी का शासन 1773 से, जब कंपनी का शासन हुआ। ठीक है, कंपनी के शासन से शुरुआत कर लेते हैं कि भारत में अंग्रेजों की कंपनी का आधिपत्य हो चुका है। अब कंपनी के शासन पढ़ते हैं हम। तो कंपनी के शासन में सबसे पहले कौन सा नियम आया जो कंपनी को जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से सुदृढ़ किया, तो पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हर 10 साल बाद आपको एक नियम मिलेगा, तो ध्यान से समझिएगा रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। इस नियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करना, क्योंकि पहले क्या होता था, कंपनी की आड़ में जो है कर्मचारी अपना भी निजी व्यापार करते थे, रिश्वतखोरी भी लेते थे।
1773 में क्या हुआ, पहला टॉपिक देख लीजिए, कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करना इस रेगुलेटिंग एक्ट में बताया गया। दूसरा क्या बताया, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक यानी कि सिविल सर्विस और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की नींव रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा रखी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है भाई, याद कीजिएगा। अब इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी जो आपको पढ़नी है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। ये एक रैंक थी उस टाइम पे, जैसे कि सब इंस्पेक्टर है, तो उस हिसाब से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उस टाइम पे बंगाल का एक गवर्नर होता था, पर उसकी रैंक को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्य का परिषद का गठन किया गया, 4 सदस्य की एक परिषद का गठन किया गया था। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को दिया गया। उनके लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरे में इसके द्वारा मद्रास बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। पहले गवर्नर अलग अलग थे, पर अब क्या किया, मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तीसरी बात ध्यान दीजिएगा, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ ले, पहला उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में कब लॉन्च किया गया, 1774 में। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, जो मैं पहले बता चुका हूँ, लोगों से उपहार रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। 5th नंबर पर देख लीजिए, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण रखने लगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी कैसे काम कर रही है, इसने भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी भी ब्रिटिश को देना आवश्यक कर दिया। यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई झगड़ा तो नहीं होगा, कोई राजा प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा क्रिएट, या व्यापार में कोई गड़बड़ तो नहीं, सारी चीज़ें ताज को जाने, कंपनी को जाने लगी। अब 1783 का एक संशोधन अधिनियम आया, अमेंडमेंट एक्ट 1781। अब ध्यान दीजिएगा, इसका नाम था ये रेगुलेटिंग एक्ट, जो है 1773 की कुछ कमियां थी उसको ठीक करने के लिए एक एक्ट लाया गया 1781 के नाम से, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट या 1783 का संशोधन अधिनियम के बारे में जान लेते हैं, इसकी क्या विशेषताएं थी। 10 साल बाद ये आया। इस कानून ने गवर्नर जनरल और काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, पहले वो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था, पर उसे भी बरी कर दिया, उसे मुक्त कर दिया कि जो तुम कार्य कर रहे हो वो सर्वोच्च न्यायालय आपके दखल अंदाजी नहीं करेगा, और आपके जो कर्मचारी ने उस समय से जो भी कुछ कार्य किया है, ना ही उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा। तो देख लीजिए, ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पदाधारण करने के अधिकार से किए थे, कंपनी के सेवकों को भी उनके कार्य करने के दौरान कार्रवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया, जो अभी मैंने आपको बताया है। दूसरा देख लीजिए, कानून में राजस्व संबंधी मामला और राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। तो इसमें इम्पोर्टेंट सर्वोच्च न्यायालय को ही दिया गया है इम्पोर्टेंस। इस कानून द्वारा कलकत्ता यानी कि कोलकाता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया। कोलकाता के जो निवासी थे उनको क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया, और यह व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं और मुसलमानों के जो निजी विवाद हैं उनके धर्म के हिसाब से वो सोल्व करे, उन मामलों को देखें, ठीक, किसी की धार्मिक मान्यता को ठेस ना पहुँचे। इस कानून द्वारा ये व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय और काउंसिल प्रोविजनल कोर्ट्स ऑफ काउंसिल के नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया। कहने का मतलब है कहीं 2-3 कोर्ट और बना दी, और कहा गया कहीं कि बड़ा मामला डायरेक्ट यहाँ ना आए, पहले नॉर्मली जो यहाँ जैसे कि प्रांतीय न्यायालय की वहाँ जाकर अपील कीजिए। इसमें सिर्फ कोर्ट के बारे में ही बताया गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, 1786 का एक अधिनियम था। 3 साल बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसके बाद में किसको, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब बंगाल का जनरल नियुक्त किया गया, तो इसने शर्तें रख दी कि मैं यह पद जब लूँगा जब मेरी कुछ शर्तें हैं। अब शर्तें देख लेते हैं।
उसने विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने और न मानने का अधिकार हो। यानी कि उसे जो है, ऐसा नहीं है कि उसे निर्णय किसी के मानने हो और जब चाहे निर्णय ना माने। दूसरा, उसे सेनापति कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए। उपरोक्त शर्तों को 1786 के कानून में जोड़ा गया। तो ये था 1786 का एक एक्ट, ठीक है, जिसमें जोड़ा गया। अब 10 साल बाद क्या आया, 1793 का चार्टर कानून। चार्टर एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस कानून की क्या मुख्य विशेषताएं थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्तियों को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल, प्रेसिडेंसियों के गवर्नर जनरल तक विस्तारित कर दिया। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई थी कुछ काउंसिल के निर्णय, वो सभी को लिए कर दिया गया विस्तारित, फ्यूचर के लिए भी। गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसियों की सरकार के ऊपर नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई और भारत पर व्यापार के एक अधिकार को 20 साल तक बढ़ा दिया। भारत पर व्यापार करो, 20 साल की अनुमति और दे दी। चलिए, कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। ठीक है, सदस्य होना जरूरी नहीं है, गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। पांचवा है, व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। हमारा पैसा ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को दिया जाएगा, ब्रिटेन से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, यहीं का पैसा यहीं। अब चार्टर कानून 1813 में, ध्यान रखिएगा चार्टर कानून अलग है। पहला चार्टर कानून कब आया था? 1793 में। फिर देखिए 20 साल का गैप लिया, 20 साल तक व्यापार बढ़ाया था ना। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार और एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी भारतीय व्यापार को ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। और इस कानून ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एक अधिकार को बहाल रखा। चाय के व्यापार, चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एक अधिकार को बहाल रखा। एक ध्यान रखिएगा, भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। ब्रिटिश व्यापारी कोई भी आए यहाँ व्यापार कर सकता है, कोई नियम कानून इनडायरेक्टली वो व्यापार कर सकता है। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्र पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्ता को और ज़्यादा प्रकट करना शुरू कर दिया। बहुत तेज़ हो गई है। 1800 के करीब जो है ये मामला, जब ये आया था चार्टर कानून 1813 में, तो ये बहुत तेज़ी से भारत में कब्जा शुरू हो गया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्राप्त की। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बाशिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा, अपना धर्म प्रचार करना भी शुरू कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्ति पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया और भुगतान नहीं करने पर दंड। कहा जितना मर्जी कर लगाओ, टैक्स लगाओ और दंड दो। तो ये बहुत, तो अब देखिए 1784 का एक पिट्स इंडिया एक्ट था, वो देख लेते हैं। रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक तो 1781 पारित किया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद एक और आया था 1784, इसकी कुछ विशेषताएं थी। 2 साल बाद 86 था जब उसने बंगाल का जो नया गवर्नर जनरल ने 2 शर्तें रखी थी। ये उससे पहला है। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। निदेशक मंडल को कंपनी के मामलों में अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों में नाम मात्र की। ठीक है। और दूसरा, नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी सैन्य, नागरिक और राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण पर नियंत्रण करे। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी। इस प्रकार 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। ये पहला, कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। जो कंपनी का क्षेत्र था उसे ये कहना शुरू कर दिया कि वह ब्रिटिश का क्षेत्र है। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्य और प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण दिया गया, यानी कि पूर्णता से भारत का नाम निशान भी मिटाने लगे। 13 के बाद 20 साल बाद फिर चार्टर अधिनियम आया। इस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी? इसने बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। रेगुलेटिंग एक्ट ने तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। अब जो 33 का चार्टर था उसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ निहित थी। इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसमें ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले प्रथम गवर्नर जनरल थे।
पूर्ण रूप से कब्जा हो गया। इसने मद्रास बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका असीमित अधिकार प्रदान किए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को तो नियामक कहा गया और नए कानूनों के तहत एक एक्ट और अधिनियम दिया गया, यानी कि पूरे ही भारत पर अब कब्जा हो चुका 1833 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। ऐसा कहें कि इसके तहत कंपनी के ब्रिटिश राजशाही और विश्वास के तहत कब्जे में रह गए। सिविल सेवका यानी कि सिविल प्रतियोगिता शुरू कर दी गई। आईएएस की जो प्रतियोगिता थी सिविल सर्विसेज शुरू की गई चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। इसमें कहा गया कंपनी भारतीयों को किसी पद, कार्यालय, रोजगार से भारतीयों को वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधानों को फिर समाप्त कर दिया गया। अब 1853 का चार्टर देख लीजिए। फिर 20 साल बाद 1793 से 53 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर में यह अंतिम था। और इसकी क्या विशेषताएं हैं? इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी प्रशासन कार्यों को अलग कर दिया गया। मान लीजिए परिषद का विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े, विधान पार्षद जिसे कहा गया। दूसरे शब्दों में गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे विधान परिषद भी कहा गया। आज भी आप इसको देख सकते हैं। जो ब्रिटिश संसद ने अपनाई जाती थी, ठीक है, विधायिका, ब्रिटिश संसद वहाँ पर जो अपनाई जाती थी, विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। विशेष मशीनरी की प्रक्रिया उस टाइम पर शुरू हो गई। अब सिविल सेवकों के लिए भर्ती होने लगी आईएएस की। मान लीजिए इस प्रकार यूपीएससी की परीक्षा शुरू हुई। भारतीय नागरिकों के लिए भी 1854 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को खोल दिया गया। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारत में इंग्लैंड के राजशाही विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार किया। पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों से किया जाना था। ये चार्टर खत्म हो गए। उसके बाद 1857 की क्रांति हुई और क्रांति के बाद क्या हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। जय हिंद।